हेलो गाइस, मेरा नाम है अंशुल और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि श्री माता वैष्णो देवी जी के पावन धाम की यात्रा आप कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप वैष्णो देवी माँ के पावन धाम कैसे जाएं, आपको कब जाना चाहिए, आप वहाँ जाके कहाँ स्टे कर सकते हैं, आपको कितने दिनों के लिए जाना चाहिए और आपका टोटल कितना खर्चा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वैष्णो देवी की यात्रा आप कैसे प्रारंभ करेंगे। तो वैष्णो देवी की यात्रा स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले कटरा आना पड़ेगा। कटरा आने के आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला है ट्रेन से। आप ट्रेन से कटरा आ सकते हैं। कटरा का नियर बाई स्टेशन कटरा ही है। कटरा में ही आपको स्टेशन मिल जाएगा जहां आप डायरेक्ट आ सकते हैं। पर कई स्टेट और कई सिटी से डायरेक्ट कटरा की ट्रेन्स नहीं चलती हैं, तो आप जम्मू तक आ सकते हैं, जम्मू तवी स्टेशन तक आ सकते हैं जहां से आप बाय रोड कटरा तक ट्रैवल करेंगे। और अगर आपको आपकी स्टेट या आपकी सिटी से जम्मू तवी या कटरा दोनों की ट्रेन नहीं मिलती तो आप दिल्ली तक आ सकते हैं। दिल्ली के आगे आपको बहुत सारी ट्रेन्स मिल जाएंगी जिससे आप डायरेक्ट कटरा या डायरेक्ट जम्मू तक जा सकते हैं। तो बात करते हैं हमारे सेकंड ऑप्शन की। तो सेकंड ऑप्शन है बस। अगर आप जम्मू तवी आते हैं तो आपको जम्मू तवी से कटरा जाने के लिए बस का सहारा लेना पड़ेगा। आपको जम्मू तवी स्टेशन से बाहर निकलते ही बस स्टैंड मिल जाएगा जहां पे हर आधे से 1 घंटे में आपको बस कटरा के लिए मिल जाएगी। इस बस का किराया 80 से 100 रुपये पर पर्सन रहता है। अगर आप लग्जरियस बस करवाते हैं तो आपको 300 से 400 रुपीज़ पर पर्सन पड़ सकता है। और अगर आप चाहें तो यहाँ से प्राइवेट टैक्सी या प्राइवेट गाड़ी बुक करके भी जा सकते हैं जिसका किराया आपको वहाँ पे बार्गेन करके अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा। बट एक मिनिमम अगर आपको मोटा मोटा हिसाब दिया जाए तो वो आपको 1500 से 2000 रुपये की मिनिमम एक गाड़ी आप बुक करके जा सकते हैं। और बात करते हैं कि अगर आप दिल्ली से डायरेक्ट बस से कटरा आना चाहते हैं तो भी आप दिल्ली से डायरेक्ट बस से कटरा आ सकते हैं, लेकिन ये आपको 12 से 15 घंटे का रास्ता पड़ेगा और इसमें आपको 700 से 800 रुपये तक लग सकते हैं। तो और अगर आप ज़्यादा लंबा बस का सफ़र नहीं करते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप पहले कटरा या जम्मू तक आ जाएँ और उसके आगे आप बस से ट्रेवल करें। तो अब बात करते हैं हमारे तीसरे ऑप्शन की, मतलब कि बाई एयर। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं यहाँ तो आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट मिलेगा पठानकोट और अमृतसर। पठानकोट से कटरा पहुंचने में आपको 3 से 4 घंटे का समय लग जाएगा और अमृतसर से आपको कटरा आने में लगभग 5.5 घंटे का समय लग जाएगा। यहाँ से आप प्राइवेट टैक्सी या बसेस के सहारे कटरा आ सकते हैं। सो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं कटरा। अगर आप कटरा पहुंचते पहुंचते आपको शाम हो जाती है तो मेरे हिसाब से आपको रात वहीं पर रेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वैष्णो देवी की चढ़ाई काफ़ी लंबी है। जो आप रात की चढ़ाई करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा थक जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको रात को वहीं पे रेस्ट कर लेना चाहिए। आपको वहाँ पे काफ़ी बजट फ्रेंडली होटल्स मिल जाएंगे जो कि आपको 300-400 से 1000 तक के होटल मिल जाएंगे वहाँ। अगर आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते तो आपको वहाँ शाइन बोर्ड के डोरमेट्रीज मिल जाएंगे और लॉज मिल जाएंगे जिनमें आप रुक सकते हैं, जिनका किराया काफ़ी कम होता है। और अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी सही ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा आप अगर लग्जरियस होटल बुक करना चाहते हैं तो आपको वो भी काफ़ी कम दाम में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर आप कटरा दिन में पहुंचते हैं तब आपको क्या करना चाहिए। अगर आप कटरा दिन में पहुंचते हैं और आपको वैष्णो देवी की यात्रा प्रारंभ करनी है, उससे पहले अगर आप नहाना चाहते हैं या फ्रेश होना चाहते हैं तो आप किसी भी होटल में बार्गेन करके वहाँ पे काफ़ी कम रेट में 1 से 2 घंटे के लिए आप रूम बुक कर सकते हैं, जो कि आपको 300 से 400 रुपये के आसपास पड़ेगा, जहाँ आप फ्रेशन अप होके आप यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। या तो आप वहाँ पे लोकल या प्राइवेट सुलभ का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कई लोकल और प्राइवेट सुलभ मिल जाएंगे जहाँ आप नहा भी सकते हैं, तो वहाँ पे आप नहा के यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। बात करते हैं कि आप सामान कहाँ रखेंगे। तो अगर आप होटल बुक करते हैं तो आप अपने होटल पे आपको लॉकर्स की व्यवस्था मिल जाएगी, आप वहीं पे अपना सामान रख सकते हैं। इसके अलावा शाइन बोर्ड के द्वारा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉकर रूम्स बनाए गए हैं जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं ताकि आप एक्स्ट्रा सामान लेके यात्रा ना करें। मैं आपको बता दूँ कि वैष्णो देवी में हर मौसम, आप किसी भी मौसम में वैष्णो देवी जाएं आपको वहाँ पे ठंडी मिलेगी, तो आप अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेके जाएं। अब यात्रा स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले वहाँ पे यात्रा पर्ची बनवानी पड़ेगी। यात्रा पर्ची आपका एक टोकन होता है जिसके बगैर आप वैष्णो देवी माता की पावन धाम की यात्रा नहीं कर सकते हैं। आपको यात्रा पर्ची बनाने के 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड आपको वहाँ पे आपको यात्रा पर्ची के काउंटर मिल जाएंगे जहाँ से आप यात्रा पर्ची बुक करवा सकते हैं। उसके लिए आपको आपका आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा और वहाँ आपकी फ़ोटो क्लिक की जाएगी और तुरंत आपकी यात्रा पर्ची आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो आप माता वैष्णो देवी जी की वेबसाइट है जो कि शाइन बोर्ड के द्वारा वेबसाइट चलाई जाती है, आप वहाँ से बुक कर सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम है maavaishnodevi.org। अब शाइन बोर्ड की बात की जाए तो शाइन बोर्ड माता वैष्णो देवी को चलाने वाले ट्रस्ट का नाम है।
अगर आपको यात्रा पर्ची ऑनलाइन बुक करनी है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस दिन की यात्रा प्रारंभ करेंगे, जिस दिन आप यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं, आपको पर्ची उसी दिन की ऑनलाइन बुक करनी है। मेरे हिसाब से आपको ऑफलाइन पर्ची करवानी चाहिए, क्योंकि अगर आपको पहुंचते वहाँ टाइम हो गया और आपने पर्ची एक दिन पहले की करवाई तो आपकी ऑनलाइन पर्ची लैप्स हो सकती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफलाइन पर्ची ही कराएं, ऑनलाइन पर्ची से ज़्यादा बेटर रहेगी और आपको तुरंत आपके हाथ में मिल जाएगी। तो चलिए अब हम अपने यात्रा के पहले पड़ाव की ओर चलते हैं। तो हमारे यात्रा का पहला पड़ाव है दर्शनी दरवाज़ा। दर्शनी दरवाज़ा से आपको त्रिकुटा पर्वत का नज़ारा देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे माता वैष्णो देवी पिंडियों के रूप में विराजमान है। तो आप यहाँ से माथा टेकें और अपनी यात्रा प्रारंभ करें। आपको यहाँ से यात्रा करने के लिए दो मार्ग मिल जाएंगे। एक है हमारा मेन मार्ग, जिसे हम बाणगंगा मार्ग भी कह सकते हैं, और एक है ताराकोट मार्ग, जो अभी कुछ सालों पहले ही स्टार्ट हुआ है। बात करते हैं मेन मार्ग की, यानी कि बाणगंगा मार्ग की। तो ये ऐतिहासिक मार्ग है, जिस मार्ग से माता रानी ने त्रिकुटा पर्वत की चढ़ाई स्वयं की थी। ये वही मार्ग है जो कि काफ़ी फेमस मार्ग है, जो काफ़ी फेमस रास्ता है। आप इस रास्ते से जा सकते हैं। इस रास्ते से जाते समय आपको बहुत सारे पड़ाव मिल जाएंगे, जहाँ आप रेस्ट कर सकते हैं, जहाँ आप माथा टेक सकते हैं। तो यहाँ से आपको पहला पड़ाव मिलेगा बाणगंगा, जिसे हम बाल गंगा भी कहते हैं। इसके बाद आपको दर्शन होंगे चरण पादुका के, जो कि माता रानी के ऐतिहासिक चरणों के निशान हैं। उसके बाद आपको दर्शन होंगे आद कवारी के। आद कवारी में गर्भजून गुफा है, जहाँ पे माता रानी ने 9 महीने की तपस्या की थी। इस गुफा के आपको अगर दर्शन करने हैं तो आपको यहाँ टोकन कटवाना पड़ेगा, जिसका नंबर आते आते आपको 4 से 5 घंटे नॉर्मल डेज़ में लग सकते हैं। अगर वही पीक सीज़न की बात की जाए तो यहाँ आपको 10 से 12 घंटे भी लग सकते हैं। अगर आपको 10 से 12 घंटे लग रहे हैं तो मेरी बात आप मानिए, आप टोकन कटवाइए, आप आगे की यात्रा करिए, आप भवन तक जाइए, वहाँ पे दर्शन कीजिए और रिटर्न आते समय आप अपने टोकन से वहाँ आराम से दर्शन कर सकेंगे। लेकिन अगर आपको 4 से 5 घंटे का वेटिंग पीरियड मिलता है तो मेरे हिसाब से आपको वहीं वेट कर लेना चाहिए, थोड़ी देर रेस्ट कर लेना चाहिए और वहाँ पे दर्शन करके आपको आगे की यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। तो इसके आगे की यात्रा में आपको सबसे पहले आएगा हाथी मत्थे की चढ़ाई, जो कि काफ़ी खड़ी चढ़ाई है और जिसपे काफ़ी थकावट हो सकती है। और इसके बाद आपको मिलेगा सांझी छत। सांझी छत पे हेलीपैड है, जहाँ पे अगर आप बाई एयर अगर आप हेलीकॉप्टर से आना चाहते हैं तो आपको यहीं पे लैंड किया जाएगा। इसके बाद आपको दर्शन होंगे भवन के। आपको भवन मिलेगा जहाँ माता रानी पिंडियों के रूप में विराजमान है। तो चलिए अब बात करते हैं नए रास्ते की, जिसका नाम है ताराकोट मार्ग। अगर इस रास्ते की बात की जाए तो ये भी कुछ साल पहले ही स्टार्ट हुआ है। इस रास्ते पे आपको केवल पैदल चलने वाले यात्री ही मिलेंगे और ये रास्ता काफ़ी खाली है और इस रास्ते में आपको थकावट भी कम होगी। बात की जाए डिस्टेंस की तो पुराने मार्ग से अगर आप भवन तक आते हैं तो आपको कटरा से भवन 12 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। वही अगर आप नए रास्ते से आते हैं तो आपको कटरा से भवन 14 किलोमीटर का रास्ता पड़ेगा। लेकिन इस 14 किलोमीटर के रास्ते पे भी आपको थकावट कम होगी, क्योंकि इसकी चढ़ाई काफ़ी सरल है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप पैदल चलने में सक्षम नहीं हैं तो आप वैष्णो देवी की यात्रा कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो पहला ऑप्शन है घोड़ा या खच्चर। आप चाहें तो यहाँ से घोड़ा या खच्चर बुक करके उस पर भवन तक का सफ़र कर सकते हैं, जो कि आपको 12 से 1500 रुपये पड़ेगा अगर आप भवन तक पूरा घोड़ा बुक करते हैं। तो अगर आप उससे पहले तक बुक करते हैं तो आपको काफ़ी अलग रेट मिल सकते हैं, काफ़ी कम रेट में ये मिल जाएंगे। बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, तो सेकंड ऑप्शन है पालकी। अगर आपको घोड़े पे बैठने से डर लगता है तो आपके लिए पालकी काफ़ी सही ऑप्शन रहेगी, जिसका रेट आपको 2500 से 2800 पड़ेगा। ये आपके वज़न के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वज़न क्या है, उसके हिसाब से आपको इसका रेट मिल जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन है आपके पास हेलीकॉप्टर। आप यहाँ डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, बट हेलीकॉप्टर की टिकट्स आपको ऑनलाइन ही बुक करनी पड़ेगी, जो कि आपको 1730 रुपये वन साइड पड़ेगा। अगर आप दोनों साइड की यात्रा करते हैं तो ये आपको 3460 रुपये के आसपास पड़ जाएगा। हेलीकॉप्टर आपको भवन से 2 किलोमीटर पहले सांझी छत हेलीपैड पे उतारेगा, जहाँ से आपको पैदल, घोड़ा, पालकी, आपको जो भी साधन सही लगे आप वैसे यात्रा कर सकते हैं। घोड़ा, खच्चर, पालकी या पिट्ठू या आपको जो भी वहाँ पे साधन बुक करने हैं, इन सब का रेट आपको वहीं जहाँ से आप बुक करेंगे आपको वहाँ लिखा मिल जाएगा। आप रास्ते से बुक ना करें, क्योंकि रास्ते में आपको ये लोग मनचाहा रेट ले सकते हैं। अगर आपको बुक करना है तो आप बुकिंग स्पॉट से ही बुक करें, जो कि आपको बाणगंगा पे मिलेगा और उसके बाद आदकवारी पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा सांझी छत पे भी आपको बुकिंग स्पॉट मिल जाएगा, जहाँ से आपको उनका रियल फेयर दिख जाएगा, जो कि उनका सही फेयर है। आप एक्स्ट्रा पैसे ना देके उसी फेयर पे आप बुक कर सकते हैं। तो नए रास्ते पर भी आपको एक अच्छा साधन मिल जाएगा, बट ये आपको आदकवारी के बाद ही मिलेगा। वो ऑप्शन है बैटरी कार।
बैटरी कार की सुविधा भी अभी कुछ सालों पहले ही स्टार्ट हुई है, जिसका रेट 100 रुपये पर पर्सन होता है। अब आप अपने कंफर्ट के हिसाब से भवन तक पहुंच चुके हैं। तो अब हम ये बात करते हैं कि आपको दर्शन करने से पहले अगर नहाना है या फ्रेश होना है तो आपको वहाँ पे क्या ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको भवन के पास काफ़ी सुलभ मिल जाएंगे और काफ़ी भवन मिल जाएंगे जहाँ पे आप फ्रेश हो सकते हैं, जहाँ पे आप नहा सकते हैं। बट इतने हाइट पे इतनी ठंडी होती है कि कई लोगों को नहाने में दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पे आपको ठंडा पानी ही मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से वहाँ नहा सकते हैं। अब बात करते हैं दर्शन करने से पहले आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको दर्शन करने हैं तो सबसे पहले आपको अपनी यात्रा पर्ची से अपनी नंबर लगवानी पड़ेगी। लाइन में लगने से पहले आपको अपनी यात्रा पर्ची वहाँ दिखानी पड़ेगी, जिसके हिसाब से आपको आपका नंबर मिलेगा और आप दर्शन करने के लिए उस लाइन में लग जाएंगे। लाइन में लगने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास किसी भी तरह का चमड़े का बैग, पर्स, वॉलेट या मोबाइल या वॉच कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके पास। अगर आपको किसी मेडिसिन की नीड है तो आपके पास उस मेडिसिन की पर्ची होनी चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, तभी आपको मेडिसिन भी अंदर ले जाने मिलेगी। अब बात करते हैं कि ये सब सामान आप कहाँ रखेंगे। तो वहाँ आपको लॉकर रूम्स मिल जाएंगे, जहाँ आप अपना स्वयं का ताला लगा के अपना सामान रख सकते हैं, जो कि काफ़ी सेफ़ होता है, आप वहाँ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपको वहाँ पे प्रसाद चढ़ाना है तो आप वो कहाँ से खरीदेंगे। आपको भवन के पास भेंट शॉप मिल जाएगी, जहाँ से आप 10 रुपये से अपने इच्छा अनुसार कितना भी प्रसाद खरीद सकते हैं। वहाँ पे अलग अलग प्राइस रेंज के आपको प्रसाद मिल जाएंगे, आप वहाँ से प्रसाद खरीद सकते हैं। अब आपने माता रानी के दर्शन कर लिए, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि आप भैरवनाथ जी के दर्शन करने कैसे जाएं। कहा जाता है कि माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ जी के दर्शन करना भी ज़रूरी है, नहीं तो यात्रा सफल नहीं मानी जाती। भैरव मंदिर भवन से 2 किलोमीटर ऊपर है, जहाँ जाने के लिए आप पैदल जा सकते हैं या घोड़ा खच्चर भी बुक कर सकते हैं। इस रास्ते पे आपको पालकी बहुत कम मिलेगी। अगर आप चाहें तो यहाँ अभी न्यू बने रोपवे का यूज़ कर सकते हैं, जिसका प्राइस 100 रुपये पर पर्सन होता है। मेरे हिसाब से ये आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि भैरव मंदिर से भवन की चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है, जहाँ पे आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो मेरे हिसाब से आप 10 से 20 मिनट लाइन में वेट कीजिए, आप वहाँ पे टिकट बुक कीजिए रोपवे की, जो आपको कुछ समय में ही भैरव मंदिर ले जाएगी। आप वहाँ पे आराम से दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको दर्शन करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 20 से 30 मिनट एवरेज आपको वहाँ पे टाइम मिलेगा। इसके अलावा भैरव मंदिर के सामने काफ़ी बड़ा ओपन एरिया है, जहाँ से आपको काफ़ी अच्छा नज़ारा मिलता है। यहाँ से आपको हिमालय की चोटियों के दर्शन होते हैं, साथ में आपको माता वैष्णो देवी के भी दर्शन होते हैं। भवन के काफ़ी सुंदर नज़ारे आपको देखने मिलते हैं। आपको पूरी चढ़ाई के दर्शन यहाँ से देखने मिलते हैं, जो कि काफ़ी सुंदर और काफ़ी मनमोहक होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको यहाँ खाने पीने की क्या सुविधाएँ मिलेंगी। तो अगर आप कटरा में स्टे कर रहे हैं तो आपको कटरा में 80 रुपये से 150 रुपये तक की थाली मिल जाएगी, और उसके अलावा भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और बात करें ट्रैक की, यानी कि चढ़ाई की, तो आपको कटरा से भवन तक के दोनों रास्तों में बहुत सारे भोजनालय मिल जाएंगे। शाइन बोर्ड के द्वारा बहुत सारे वहाँ पे रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं जो आपको मिल जाएंगे। छोटी मोटी शॉप्स आपको मिल जाएंगी, जहाँ से आप काफ़ी कम रेट में बहुत अच्छा खाना खा सकते हैं। इसके अलावा आपको जगह जगह पानी की भी सुविधाएं मिल जाएंगी। आपको थोड़ी थोड़ी दूरियों में टॉयलेट की सुविधा भी मिल जाएगी, और अगर आपको किसी भी तरह की मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो आपको कुछ दूरियों पे मेडिकल की भी सुविधाएं मिल जाएंगी, जहाँ आप अपना चेकअप करवा सकते हैं, जो कि काफ़ी हद तक फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहता है। इसके अलावा आपको पुराने रास्ते पे पानगंगा के पास गुलशन कुमार जी का लंगर मिल जाएगा, और आपको नए रास्ते पर भी शाइन बोर्ड के द्वारा चलाने वाला एक लंगर मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको रास्ते में रेस्ट करना है तो आप कहाँ रेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको आद कवारी और भवन के पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे रेस्ट करने के। कई होटल्स, कई भवन और कई विश्राम गृह मिल जाएंगे, बट इन सब की बुकिंग आपको ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। अगर आपको ऑनलाइन इनकी बुकिंग नहीं मिलती है तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि वहाँ आपको बहुत सारे हॉल मिल जाएंगे, जहाँ पे आप फ्री में आराम से वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगेगा। वहाँ पे आपको बेड भी मिल जाएंगे। अगर आपको बेड भी नहीं मिलते तो भी आप कॉरिडोर या कहीं पे भी आराम से रेस्ट कर सकते हैं। अब आपको अगर कंबल की नीड है तो आप वहाँ से 100 रुपीज़ डिपॉजिट करके कंबल ले सकते हैं। जितनी भी कंबल की आपको नीड है, पर कंबल आपको 100 रुपीज़ वहाँ पे डिपॉजिट करने पड़ेंगे, जो कि आपको कंबल रिटर्न करते ही 100 रुपीज़ रिटर्न मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको किस सीज़न का प्लान करना चाहिए। तो अगर आप भीड़ भाड़ नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पे पीक सीज़न में ना आइए। पीक सीज़न यहाँ पे सिर्फ 2 बार रहता है, जो कि है नवरात्रि। दोनों नवरात्रि यहाँ पे पीक सीज़न रहता है, काफ़ी भीड़ आती है यहाँ पे।
बाकी समय यहाँ पे भीड़ काफ़ी कम रहती है, तो आप बाकी सीज़न का प्लान कर सकते हैं, बाकी पूरे मंथ्स का प्लान कर सकते हैं। बट मेरी सजेशन आप मानिए, आप बारिश का प्लान यहाँ पे मत कीजिए। बारिश के समय यहाँ पे काफ़ी लैंडस्लाइड्स होते हैं, जिससे आने जाने में काफ़ी तकलीफ हो सकती है और कई बार रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं बजट की। अगर आप कोई होटल बुक नहीं करते हैं और अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो आपको मिनिमम 2000 से 2500 रुपये तक का खर्चा आएगा। और अगर आप घोड़े से अप डाउन करते हैं तो आपको 4000 से 4500 तक का खर्चा आएगा। अगर आप पालकी से अप डाउन करते हैं, अगर आप पालकी से ऊपर भवन तक जाना चाहते हैं और फिर रिटर्न आना चाहते हैं, तो आपको मिनिमम 8000 रुपये तक का खर्चा आ सकता है। और अगर बात करें हेलीकॉप्टर की, तो आपको हेलीकॉप्टर से अप डाउन यात्रा करने के लिए मिनिमम 10,000 रुपये का खर्चा आएगा। इन खर्चों में किसी भी तरह का ट्रेन या फ्लाइट का खर्चा नहीं जोड़ा गया है। आपके स्टेट या आपकी सिटी से चलने वाली फ्लाइट या ट्रेन का प्राइस इन रेट्स में जुड़ा नहीं है। इसके अलावा आप जो भी शॉपिंग करते हैं उनका रेट इसमें नहीं जुड़ा है। इसमें बस आपके खाने पीने और रहने का रेट जुड़ा है, वो भी आपके हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। अगर तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने भी डाउट रहे होंगे, आपको इस वीडियो में वो डाउट क्लियर हो गए होंगे। बट अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। और आप मुझे साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको नेक्स्ट किस जगह के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए, किस जगह की यात्रा के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की ट्रैवल रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहें। और साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और जल्दी यहाँ के लिए एक प्लान रेडी कर लीजिए। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय माता दी।